हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम कर रहे हैं अपना किल शॉट कंप्लीट आज। और टॉपिक होने वाला है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ऐसा टॉपिक है जो आते आते समझ अगर आ गया तो ऐसा समझ आता है कि भूलना चाहो तो भी भूल नहीं सकते, और अगर समझ में नहीं आया तो मरते दम तक भी डाउट रह जाता है। और मरते मरते भी इंसान पूछता है कि यार वो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या हुआ था, कैसे निकाला था हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे थे। याद है कुछ याद आ रहा है, पुराना कुछ याद आ रहा है जब आप पढ़ते थे, है ना। तो कई बच्चों को ना ये बहुत ईजी लग जाता है क्योंकि उनको ट्रिक समझ में आ जाती है। कई बच्चे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है तो वो जूझते रहते हैं। तो देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि अब आप किल शॉट पढ़ने आ गया हो, क्रैश कोर्स करने आ गया हो, तो अब आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए और आप बस रिवीजन करने आए हो अपना, है ना। मैं ये मानकर चलता हूं और हर लेक्चर में, हर किल शॉट में, हर क्रैश कोर्स के लेक्चर में आपको यही समझाता हूं कि आप अपनी कॉपी लेकर, अपने शॉर्ट नोट्स लेकर, अपने फॉर्मूला शीट लेकर, पानी लेकर, दिमाग लेकर और पेन पेपर लेकर बैठिए और बस देखते चलिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं या नहीं। लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और उसके साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। बट आज कुछ अलग होने वाला है। आज हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और फ्रिक्शन क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ थ्योरी से नहीं समझा जा सकता, तो हम क्वेश्चन के साथ 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 थ्योरी समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप तैयार हैं? कैसा है जोश? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जो होने वाला है किस पर? फ्रिक्शन पर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। रोजमर्रा के जीवन में आप फ्रिक्शन देखते आए हो। फ्रिक्शन कभी दुनिया से हटाया जा ही नहीं सकता। फ्रिक्शन कभी भी नहीं हटाया जा सकता, कम किया जा सकता है बट कभी भी हटाया नहीं जा सकता दुनिया से। ओके, फ्रिक्शन होता क्या है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स ही होता है बट ये हमेशा क्या लगता है, जो भी जहां भी कांटेक्ट होता है वहां पैरेलली लगता है, टेंजेंशियली लगता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बात याद रखिएगा, रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उस रिलेटिव मोशन को ये क्या करेगा? अपोज करेगा। याद रखिएगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, दो टाइप के एक फ्रिक्शन है जो मेजर बात की जाती है, एक है रोलिंग फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये बात आदि मानव को भी पता चल गई थी। आदि मानव पता है ना कौन थे? रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है ना। तो इसलिए तो क्या किया था उन लोगों ने, पहिए बना लिए थे गोल गोल काट कर। उनको समझ में आ गया था भाई कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब देखिए जूझ रहा है इंसान, ये बढ़िया जूझ रहा है। अगर ये इसके नीचे, इस बॉक्स के नीचे चक्के लगा देता तो आराम से इसको खींच के ले जा सकता था। अच्छा, ये जब इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने अपने पैरों के नीचे चक्के लगा लिए और स्केटिंग करने लग गए। वो गाना भी बन गया उसके बाद, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते तेरे, तुमने देखा है मुझे कभी उड़ते हुए, है ना। अच्छा गाना था, आपको तो पता भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया मतलब अगर आप सरफेस को जूम करके देखोगे, मान लीजिए एक सरफेस ये है और इसके ऊपर एक दूसरा सरफेस मैं बना देता हूं। दूसरा सरफेस ये है, मान लीजिए ये आपका दूसरा सरफेस है ना, ये कांटेक्ट में। अब आपको दिख नहीं रहा इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप जूम करके देखोगे तो क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको देखने को मिलेंगे। क्रेस्ट एंड ट्रफ मतलब इस वाले सरफेस का, इसको पीले कलर से ही बनाता हूं, इस वाले सरफेस को जब आप जूम करके देखेंगे तो ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखेंगे? ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले सरफेस में भी क्या होगा? कुछ ऐसे क्रेस्ट, कुछ ऐसे ट्रफ्स होंगे। क्या होंगे? कुछ ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ होंगे। तो आप देखिए जो एक्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट है इसको बोला जाता है, एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है वो ये है, जो बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर आपको दिखता है ना। और एपरेंट एरिया क्या होता है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। एपरेंट कांटेक्ट एरिया ये होता है, दिस इज योर एपरेंट कांटेक्ट एरिया, ठीक है ना। तो आप अंतर समझ गए होंगे, दिस इज एक्चुअल एरिया एंड दिस इज एपरेंट एरिया। एपरेंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन फोर्स, करता है तो किस पे करता है? एक्चुअल एरिया पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट पे, ठीक है।
ओके, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा, यहां पर बोला हुआ है एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बेचारे का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नो फॉर्मूला गिवन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए क्या रहता है, हमेशा दुखी रहता है। इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अब आप जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला निकालते हो, उन सारे फॉर्मूलेज में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हमेशा n के प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी डायरेक्टली। ये जो n होगा ये क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर तो वैसे भी बनने ही बनने हैं, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन एक सरफेस पे लगती है और दूसरी नॉर्मल रिएक्शन दूसरे सरफेस पर लगती है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अच्छा, अगर हम फ्रिक्शन के टाइप देखें तो दो मेजरली टाइप के फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं। एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, काले कलर का क्यों चलते हो बेटा, काले कलर का क्यों चलते हो। एक है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लाइडिंग, और एक है आपका काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच अपोजेस रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग हो चुकी है, यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है और उसमें लगातार फ्रिक्शन लग रहा है, और ये कांस्टेंट वैल्यू से लगता है। ये क्या लगता है, कांस्टेंट वैल्यू से लगता है। इसकी वैल्यू क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है। इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है ना, क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग होना, अभी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये क्या चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि मोशन स्टार्ट ही ना हो। स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है मोशन स्टार्ट ही ना हो, बट इसकी जहां तक पहुंच होती है, जहां तक इसकी बोलना नहीं चाहिए, बट जहां तक इसकी औकात होती है रोकने की, ये रोकता है, या जहां तक इसकी हिम्मत होती है रोकने की मोशन को, रिलेटिव मोशन को, ये स्टैटिक फ्रिक्शन रोकता है, अपनी जान लगा देता है। लेकिन एक मोमेंट आता है कि अपनी जान खो बैठता है और आपकी जो बॉडी होती है वो चलने लग जाती है, स्लाइड करने लग जाती है। तो भी ये बोलता है कि भाई अगर मैं नहीं जीत पाया तुमसे, मतलब मैं तुमसे नहीं जीत पाया, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन लगता रहूंगा, नए नाम से लगूंगा, और वो नया नाम क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। आओ आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आइए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने से पहले इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन बिगिंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई बखत नहीं, उसकी कोई बात नहीं की जाती। अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की जाएगी। दिमाग में बात डाल लीजिए। ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर काम की बातें करेंगे। आओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या होता है सर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या होता है? आई होप आपको ये बातें अभी तक पता होंगी, नहीं भी पता है तो चलो मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, ये मैं हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर रस्सी से इस पर पहले लगाया F इज इक्वल्स टू कितने का लगा दूं, फोर्स। मान लीजिए मैंने इस पर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। कितने का, 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा दिया। जैसे ही मैंने 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया, ये जो सरफेस है ये कैसा है, रफ सरफेस है ना। यहाँ पर मान लीजिए म्यू की कुछ वैल्यू है, फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू है ना, एक्स वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स वैल्यू। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन बैठा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन बैठा हुआ है, उसने बोला मैं तो नहीं चलने दूंगा, मैं तो नहीं चलने दूंगा। इसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ये कट्टस पिट्टस हो गया, बॉक्स कहीं भी मूव नहीं किया, मैं लगाता रह गया फोर्स, बट ये क्या है, बॉक्स मूव नहीं हुआ। बा क्या सर, अरे हो जाता है यार कभी कभी, है आराम आराम से। सर इतनी जल्दी क्या, अरे भैया बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ऐसी बात मत करो। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आ गया। सेल्फ एडजस्टिंग होता क्या है सर? अच्छा ठीक, आइए, अच्छा डाउट है। देखो अगर 5 न्यूटन की जगह मैं बोला यार 5 से तो नहीं खिसक रहा है, मैंने 6 न्यूटन कर दिया फोर्स, मैंने क्या कर दिया, 6 न्यूटन कर दिया। अब भाई ये जो ब्लॉक है ये अभी भी मूव नहीं हो रहा, अभी भी ये नाम नले मूव होने का। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रिक्शन ने क्या किया, अपनी वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर ली, 6 न्यूटन कर ली। स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा ली और कितनी कर ली, 6 न्यूटन कर ली। मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने फिर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाकर 7 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू बढ़ाकर 7 न्यूटन कर दी। फ्रिक्शन फिर हार नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है मेरे से भी आप 7 न्यूटन ले लो। तो ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने बोला लो भाई 8 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। मैं जैसे ही 8 न्यूटन का फोर्स लगाया,
जैसे ही 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बोला कि भाई मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है, और इसने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये यहाँ लगेगा है ना, यहाँ कॉन्टैक्ट पे, मैं बनाते जा रहा हूँ बस दिखाने के लिए। इसने पूरी अपनी जान लगा दी और 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और बॉक्स को हिलने नहीं दिया। मैंने बोला सुनो, मैं लगाता हूं अब 8.1 न्यूटन का फोर्स। मैंने क्या लगा दिया, 8.1 न्यूटन का फोर्स। जैसे ही मैंने 8.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक क्या करने लगा, हल्का सा चलता हुआ मुझे दिखा। क्या दिखा मुझे, ये हल्का सा चलता हुआ दिखा, मतलब टेंडेंसी टू मोशन, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन इसमें आ गई, हल्का सा चलने लग गया, है ना। तो मतलब यहां पर जो मैक्सिमम हिम्मत थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो 8 न्यूटन तक ही थी, उसके ऊपर ये रोक नहीं सकता था। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर अप्लाइड फोर्स के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू बदलती जा रही है, इसी को बोलते हैं हम क्या, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। यही चीज क्या कहलाती है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। यही चीज कहलाती है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी लिख लीजिए, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको निकालने के लिए मैंने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, नो फॉर्मूला। अगर कोई तुमको स्कीम बताए मार्केट में कि नहीं भाई इसका एक फॉर्मूला है, याद करवा देता हूं, तो आप मना कर देना उसको, बोले हमको पता है मार्केट में इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही हो जाती है जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। अगर वो वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो फिर ब्लॉक मूव कर जाएगा, और नहीं है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वही वैल्यू लेकर बहरूपिया बन जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काम का है। इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, फॉर्मूला एग्जिस्ट। और ये फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एल इंटू एन। एस भी होता है, एल भी होता है, कभी कभी आपको एल लिखा हुआ दिखेगा, कभी कभी आपको एन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ो। ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जब पूरी जान लगा देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब पूरी जान लगा देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी जान लगा दी, पूरी जान लगा दी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पहुंच जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी जान लगाने के बाद कहां पहुंच जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। किस पे पहुंच जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो मैंने आपको यहां पर बताई, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन 5, 6, 7 और फिर पहुंच गया 8 पर, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी। यही क्या हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी चीज को आप क्या बोल देते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी चीज को आप क्या बोल देते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल देते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। आ जाओ, ये चीज लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ये तो हमें पता है। Okay. Next, the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is on the verge of moving the other. Relative motion जहां हो रहा होगा उसके opposite direction में ही ये लगेगा, पता है। The force of limiting friction is independent of the apparent contact. मैंने आपको बताया apparent area पे depend नहीं करता है। apparent area क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। Clear? वो actual contact area पे depend करता है। Very good. Next is limiting friction between any two bodies in contact depends on the nature of material. ये important बात है, इसको हम नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर रफनेस, एंड स्मूथनेस, अच्छा एक चीज आपको पता है, जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा
रफ होती है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। बट आपको पता है अगर कोई चीज ज्यादा पॉलिश करके रख दो, आप ज्यादा पॉलिश कर दो, बहुत ज्यादा पॉलिश कर दो, तब भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने लगता है। पूछो क्यों? इसका कोई जवाब दे पाएगा? दे देंगे, बहुत सारे लोग दे देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो कमेंट्स में जाके इसका जवाब दो कि जब आप पॉलिश कर देते हो कि नहीं दो सरफेसेस को, तो उनके बीच का कॉन्टैक्ट, उनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स बढ़ क्यों जाता है? अगर आपने अच्छा खासा पॉलिश कर दिया, देखो सरफेस रफ है तो भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, आप सरफेस स्मूथ कर रहे हो पॉलिश कर करके, तो एक टाइम आता है कि वहां पर क्या होने लग जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट में बताओ ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज मोर देन दी अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इट्स वैल्यू इज मोर देन दी अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, चाहे आप कोई भी फ्रिक्शन फोर्स उठा लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला तो बता दो। हाँ, ये यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी हियर, योर क्वेश्चन हर्ट मी हियर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एल भी लिखते हैं इसको, म्यू एस भी लिखते हैं, मैं म्यू एस लिखता हूँ भाई, म्यू एस इंटू एन, प्लीज इसको याद रखिएगा। लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम एफ लिमिटिंग को हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। और कुछ नहीं सर? और कुछ नहीं, आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब भाई ये क्या हुआ, पहले आपने देखा कि ब्लॉक को आप खींच रहे थे, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसको मूव नहीं होने दे रहा था। मैं और फोर्स बढ़ा रहा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा दे रहा था, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता फाइंड करने का। बस आप ये सोचो कि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो लेकिन फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो आप ये सोचो कि एक क्या बोलते हैं घुसपैठिया है, बहरूपिया है, जो लगातार जितना फोर्स आप लगाते जा रहे हो वो भी उतनी फोर्स की वैल्यू बदलता जा रहा है, लेकिन उसके पास उसकी हिम्मत है कुछ, है ना, वो अपनी दम तोड़ देता है। हम थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां वो अपना दम तोड़ देगा। जहां वो अपना दम तोड़ेगा उस पॉइंट पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। लेकिन अब आपने उसके ऊपर भी फोर्स लगा दिया और आपने बोला कि चलो ब्लॉक तुम अब मूव करो, तो ब्लॉक जब मूव करने लगा, स्लाइड करने लगा और लगातार मोशन में आ गया, रिलेटिव मोशन दिखने लगा आपको, तो जो फ्रिक्शन लगता है दो सरफेसेस के बीच में, उसको आप बोलते हो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इफ द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, पहले ही उसने क्लियर कर दिया कि बॉडी किस में है भाई, रिलेटिव मोशन में। तो अब आपको क्वेश्चन में पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बॉडी मूव कर रही है लगाए हुए फोर्स से कि नहीं कर रही है। कोई बॉडी आपके पास रखी हुई है और आपने उस पर देखा कुछ फोर्स लग रहा है, तो पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि भैया इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाऊं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगाऊं। अगर वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होगी तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और अगर वो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन होगी तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझने की जरूरत है। द फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड डायनामिक, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अच्छा एक चीज आप और देखिए, चलिए आगे आ जाएगा, वहां पे बात कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, आगे बात कर लूंगा, टेंशन मत लो। इट डिपेंड्स ऑन एन, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई मोशन अगर बहुत तेजी से हो रहा हो, अगर कोई मोशन बहुत तेजी से हो रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही है ना, और एक और बॉडी है, मान लीजिए दो बॉडी है ना, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक, ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है और यहां पर आपको दे दिया है कुछ म्यू के की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है, मान लीजिए 0.2 दे दी है ना। ये v की वैल्यू मान लो 2 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है ना। इसका मास दे दिया है 2 kg, ठीक। पहले बोला कि बताओ यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, आपने निकाल दिया भाई, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू के इंटू एन, कितना होगा, म्यू के इंटू एन होगा, ठीक। फिर आपने बोला सुनो अब मैं वेलोसिटी बढ़ा दे रहा हूं और वेलोसिटी हो गई है अब 10 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या म्यू के की वैल्यू में चेंज आया, नहीं। क्या एन की वैल्यू में चेंज आया, नहीं। अच्छा म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लो भाई अगर ये नहीं पता आपको तो फिर तो गलत बात है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ? काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो क्या म्यू के की वैल्यू चेंज हो गई? नहीं। क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो गई? नहीं। तो एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई, वो वेलोसिटी बढ़ने से या टाइप ऑफ मोशन बदलने से नहीं बदलेगी। देखो वही चीज लिखा हुआ है, such as accelerated motion, retarded motion or moving with constant velocity because it is a constant friction। इसकी वैल्यू कोई एक्सेलरेटेड मोशन के कारण नहीं बदलेगी, रिटार्डेड मोशन के कारण नहीं बदलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए आपका ब्लॉक तो भी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है, ये लगातार लगता रहेगा अगर आपकी बॉडीज रिलेटिव मोशन में आ गई हैं तो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वही बात है म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर देख लीजिए आप, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला और ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है। ठीक है ना, 0 भी हो सकती है भैया, अगर पता चला कि स्मूथ आपका क्या है, वो है स्मूथ क्या है आपका सरफेस है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, और यहाँ पर अगर म्यू के की बात करें तो म्यू के क्या होता है भैया, म्यू के की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि म्यू के हमेशा छोटा होता है म्यू एस से। म्यू के हमेशा क्या होता है, छोटा होता है म्यू एस से। चलिए, वेरी गुड, ये बात भी आपको पता चल गई है। नीचे लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ म्यू डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, म्यू के म्यू एस आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इंपॉर्टेंट बात है, दोनों क्या है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस है। म्यू के और म्यू एस क्या है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब देखो जो सार है वो चीज हम यहां पर पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, पता है हमको। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। ये देखिए, जब तक बॉडी स्टेशनरी रहेगी आप जो अप्लाइड फोर्स लगाओगे वही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बन जाएगी। ध्यान से सुनो, जब तक आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, मूव नहीं कर रही होगी, रेस्ट पर होगी, तो आप जो फोर्स लगाओगे, जो अप्लाइड फोर्स होगी, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। वेरी गुड, नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे होता है सेल्फ एडजस्टिंग, मैंने आपको बता दिया है। Whereas काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्टेड सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। और ठीक है, कोई बात नहीं, सब पढ़ चुके हैं, ये सब अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमको परेशान कर सकती है, लेकिन हम ऑलरेडी दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उसमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हमने अभी समझी थ्योरी, वो सब क्वेश्चन को कर करके और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। अभी इंक्लाइन प्लेन के कुछ कंसेप्ट है, वो आगे जाकर समझेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। अब वो बोल रहा है कि एक ब्लॉक बी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, बताओ कितने टाइम बाद रेस्ट पर आएगा। क्यों रेस्ट पर आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। ठीक है, ओके, v वेलोसिटी से वो चल रहा है, ब्लॉक बी है, वो पूछ रहा है कितने टाइम बाद रेस्ट पर आ जाएगा। मुझे इतना समझ में आ गया कि ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी दी हुई है, तो ये क्या कर रहा है, इट इज मूविंग, इट इज स्लाइडिंग, इट इज स्लाइडिंग। ये मुझे समझ में आ गया। तो जैसे ही ये स्लाइड कर रहा था, मेरे दिमाग में आ गया कि भैया स्लाइडिंग हो गई है चालू, तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्ट पर टेंजेंशियली। तो मैंने बोला यहाँ पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू एन के। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, अगर इसका मास m है तो, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो ब्लॉक है ऊपर नीचे कहीं मूव हो रहा है, नहीं मूव नहीं हो रहा है, तो मतलब y डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं, n की वैल्यू mg के बराबर है। इससे मुझे समझ में आ गया कि n की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। ठीक, पहली चीज मैंने यहाँ पर लिखकर रख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे चल रहा है, लेकिन लगातार पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक आगे जाके रुकता है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
अगर ये ब्लॉक आगे जाकर रुक रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसका मतलब पक्की बात है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा। आई मेरी बात समझ में? तभी तो इस बॉडी को रिटार्ड कराएगा वो और फाइनली जीरो वेलोसिटी कराएगा। अच्छा, लेकिन ये एक्सेलरेशन लेकर कौन आया? ये एक्सेलरेशन आया कहां से? अरे भैया आपको पता है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं? अगर यहां पर एक्सेलरेशन दिख रहा है तो पक्की बात है कि एक्सटर्नल फोर्स आया होगा। फोर्स होगा तो ये फोर्स एग्जिस्ट कर तो रहा है, यही वो फोर्स है जिसके कारण एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझसे अगर पूछा जा रहा है कि बताओ, क्या पूछा जा रहा है? आफ्टर अ टाइम, आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने टाइम बाद ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। तो अगर रेस्ट पर आ जाता है ब्लॉक, अगर ब्लॉक रेस्ट पर आ रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर मैं लगाता हूं तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, हाँ कि ना? तो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस एटी आने लग गया। लेकिन हमको टाइम तो निकालना है, टाइम हमें पता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी आपको v दी गई है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकालो ना, एक्सेलरेशन निकालो, आपका काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आओ जरा बात करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? मैं जानता हूं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट F बाय m, ठीक है। यहाँ पर F किसके बराबर है? Fk के बराबर है, और मास कितना है? m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fk की वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन अपॉन m। अच्छा, n की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर। देखो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा मैं, म्यू के इंटू एम जी अपॉन एम, ठीक है ना। ये m से m कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के इंटू जी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है म्यू के इंटू जी। बट मैं इसके आगे एक माइनस साइन लगाने की कोशिश करूंगा। क्यों लगाने की कोशिश करूंगा? क्यों लगाऊंगा? पहले ही लगा दूं क्या? पहले लगा दूं? क्यों 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 क्या क्यों 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 सर? क्योंकि आप डायरेक्शन देखो उसकी। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को आप क्या मानोगे? नेगेटिव मानोगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। आइए भाई वापस इस पे आइए। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। वेलोसिटी की वैल्यू आपके इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी कितनी? v। तो v माइनस a की वैल्यू कितनी आई है? म्यू के इंटू जी इंटू टी। आपको क्या निकालना है? अच्छा, आपको यहाँ पर म्यू दी थी ना वैल्यू, तो मैं म्यू लेकर चलता हूँ। मैंने म्यू के इसलिए बताया क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। चलिए, तो v इज इक्वल्स टू, ये जाएगा v अपॉन म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू टी। ये t की वैल्यू आ रही है v अपॉन म्यू जी, है ना, v अपॉन म्यू जी। तो आंसर आ गया आपका डी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कन्वेयर बेल्ट है कहाँ सर? पहले तो आप ये बताओ। अरे अभी बनाएंगे। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इज इक्वल टू 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटेड टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओह अच्छा, क्या करें? कन्वेयर बेल्ट बनाएं सर, कन्वेयर बेल्ट बनाएं। चलो कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं। एक ये चक्रा और एक ये चक्रा बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, नहीं तो गिर जाएगा सब कुछ, गिर जाएगा। ठीक, पट्टा, ठीक है। यहाँ से दूसरा पट्टा, ये दूसरा पट्टा। ये कन्वेयर बेल्ट है भाई। ये कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है? चल रहा है लगातार, जाजू चल रहा है। और कन्वेयर बेल्ट समझते हो ना, जो एयरपोर्ट पे, सारे एयरपोर्ट का, हम तो ट्रेन वाले, आजकल तो स्टेशन में भी हो गया यार। वो अपना सामान चढ़ा कर रख दो, बेल्ट चलता रहता है, उसमें सामान रख दो तो आगे चला जाता है। देखा होगा ना? हाँ सर देखा। वही होता है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। चलिए, कितनी वेलोसिटी दी गई है उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड दी गई है? 2 मीटर पर सेकेंड से आपका कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है? अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट। एक बॉक्स था जिसको जेंटली क्या कर दिया है? इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। ये लो, मैंने बॉक्स को जेंटली ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैं इसका कलर बदल दूंगा, ठीक है। बॉक्स को मैंने क्या कर दिया? जेंटली ड्रॉप कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5। अब यहाँ बेल्ट पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो कितना दिया है? 0.5। अब यहाँ बताया नहीं है कि वो म्यू एस है कि म्यू के है। म्यू एस और म्यू के अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार आपको सेम ही दे दिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन में यूज कर लेते हो। अच्छा, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव। अब उसने साफ साफ बोल दिया कि जो बॉक्स है वो डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है। साफ साफ बोला, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट, मतलब बॉक्स क्या कर रहा है?
चल रहा है तो रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ये जो म्यू आपको दिया हुआ है ये और कुछ नहीं है, म्यू के है। समझ गए बात? हाँ सर, ऐसे पकड़ना है। और दूसरी बात यहां से आप पकड़िए, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट। यहां रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आ जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट। अच्छा, और आपका ब्लॉक क्या हो रहा है, रेस्ट पर आ रहा है और फिर बेल्ट के साथ साथ चल रहा है। आपने ड्रॉप किया, थोड़ी देर वो चलेगा, उसके बाद स्टॉप होके बेल्ट के साथ मूव करने लगेगा। तो यहां पर जब सारी चीजें बेल्ट के रिस्पेक्ट में हो रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेल्ट पर जाकर बैठ के सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बेल्ट पर जाकर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मैं गया और मैं बेल्ट पर जाकर बैठ गया, समझना, मैं गया और मैं बेल्ट पर जाकर बैठ गया। मैं जैसे ही बेल्ट पर जाकर बैठा तो जो बेल्ट की वेलोसिटी थी वो मेरी वेलोसिटी हो गई, है ना, हो गई कि नहीं हो गई। मैं ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में चला गया, मूविंग फ्रेम क्या था, बेल्ट। तो बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो उल्टी कर मुझे ऐड करनी पड़ेगी सब में से, ठीक है। तो अब मैं उल्टी करके ऐड करता हूं, देखते चलो भाई, देखते चलो। तो मैंने बेल्ट में उल्टी करके ऐड कर दी, पहले तो 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है ना, और फिर मैंने ब्लॉक में ऐड कर दी भाई 2 मीटर पर सेकेंड की उल्टी करके। ये देखो, आई मेरी बात समझ में, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। अच्छा, ब्लॉक को आप जैसे ही छोड़ोगे ये क्या कर रहा है, देखो लिखा हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द डिस्टेंस द बॉक्स विल मूव रिलेटेड टू द बेल्ट बिफोर। अब देखो यहां पर ये ब्लॉक मूव करना चाह रहा है बेल्ट पर। आपने क्या किया, आप जैसे ही बेल्ट पर आए, आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में आ गए। मूविंग फ्रेम में आए मतलब आपको मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देनी है। मतलब आप इस बेल्ट पर माइनस इस बेल्ट की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर रहे हो, तो ये बेल्ट रेस्ट पर आ गया। बेल्ट किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। जैसे ही आपने ये चीज करी, बेल्ट किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। अब आपको सिर्फ ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अब सिर्फ ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लॉक पर लग रही है वेलोसिटी पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, रिलेटिव मोशन अगर क्या, उसने बोला ही है कि थोड़ी डिस्टेंस चलेगा, आपका ब्लॉक जो है वो थोड़ी डिस्टेंस तो चलेगा ही विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लॉक आगे मूव करने लगा तो यहां पर लग जाएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। और कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कैसा फ्रिक्शन है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, दूसरी बात, इसका वजन होगा, मान लीजिए इसका मास m है, दिया हुआ है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए इसका वजन m है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि हम ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में चले गए, मूविंग फ्रेम में जाकर हमने उस बेल्ट को ही रोक दिया, उल्टी वेलोसिटी ऐड करके बेल्ट को हम रेस्ट पर ले आए। और अब हम सिर्फ ब्लॉक का मोशन देख रहे हैं कि ब्लॉक क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। अच्छा, अब यहां जरा वैल्यूज देख लेते हैं। एक तो हमको फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, एक हमको कांस्टेंट स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव, कितने डिस्टेंस के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर ब्लॉक रुकने वाला है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। इसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as अगर मैं लगाता हूं तो मुझसे s निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तब निकाल पाओगे जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे। गुड, अच्छी चीज पकड़ी आपने। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, मतलब म्यू माइनस u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू s। अब ये a का क्या खेल है भाई, a का खेल क्या है, a का खेल कुछ भी नहीं है। देखो पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स, उसी तरफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन, उसी तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तभी तो ये ब्लॉक आगे जाकर रुकेगा ना यार। वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तभी तो ब्लॉक रुकेगा और फिर बेल्ट के साथ चलने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वो कैसे निकलेगा, Fk/m से। और Fk किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू एन के बराबर। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.5, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास आपको दिया है क्या, मास आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, पक्का कन्वेयर बेल्ट, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो म्यू के इंटू एन हो जाएगी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास। अच्छा, मास इसलिए नहीं दिया, चलो 0.5 इंटू mg अपॉन m, कितना आ गया, 5 न्यूटन। जी की वैल्यू 10 है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 न्यूटन। सॉरी फॉर दैट, मास फालतू ढूंढ रहा था मैं, हो जाता है कभी कभी। चलिए एक्सेलरेशन कितना आ गया है, 5 न्यूटन आ गया है, लेकिन किस डायरेक्शन में आया है, उस डायरेक्शन में आया है।
अच्छा, तो अगर आप इस डायरेक्शन के मोशन को पॉजिटिव ले रहे हो तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मान रहे हो मेरी बात कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मान रहे हैं। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना था, ठीक है ना। वेलोसिटी इनिशियल कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको क्या लिख दोगे, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू एस, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 मीटर। कितनी आ गई 2/5 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 0.4। चेक कर लो भाई, 2 डिवाइड बाय 5, 0 किया, पॉइंट लगाया 0, 5 चौको 20, तो 0.4 इज योर आंसर। 0.4 इज योर आंसर, 0.4 मीटर। तो कितना अच्छा हो गया ये क्वेश्चन जब आप जाकर बैठ गए बेल्ट पर, नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि भाई इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू निकालनी पड़ती है आपको ग्राउंड, बहुत नाटक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे करते करते हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, बात करते जाएंगे, कंसेप्ट समझते जाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है दीवाना सा, एक ब्लॉक है दीवाना सा, एक सरफेस पे वो मरता था, एक सरफेस पे वो मरता था, ठीक। उस पे लगता था 100 न्यूटन का फोर्स और खुद का वजन वो 10 केजी कहता था। जब आती थी सरफेस की बात तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 कहता था और पूछता था कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है। देखिए भाई, यहां पर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स और बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ। अगर इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन 0 होता, अगर कोई 4 ऑप्शन में से 0 ऑप्शन होता तो हम यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का लगाकर चेक करते कि भैया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं करते, कैसे करते, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर लग रहा है इसका वजन नीचे की तरफ mg, मानते हो कि नहीं, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, क्या ये हमेशा होता है? क्या n इज इक्वल टू mg ऑलवेज होगा? क्या n इज ऑलवेज इक्वल टू mg? इज इट ऑलवेज ट्रू? इज इट ऑलवेज ट्रू? यार ऐसा मत बोलना, है ना। क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं, हमेशा ट्रू नहीं है, ये बात याद रखना। n की वैल्यू हमेशा mg के बराबर नहीं होती है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चलो हम चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। वो कैसे कर लेते हैं? हम जानते हैं कि देखो यार, एक स्टैटिक फ्रिक्शन जैसी चीज होती है जो हमेशा बहरूपीय जैसे काम करती है, वो अपनी वैल्यू सेल्फ एडजस्ट कर लेती है ना। अगर ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जितना ज्यादा दम लगाकर वो रोक सकता हो इस ब्लॉक को, उससे ज्यादा हो गई अगर इस फोर्स की वैल्यू, तो ये ब्लॉक चल जाएगा। चेक कर लेते हैं। हमको पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि यार ये जो म्यू है इसी को मैं म्यू एस ले लेता हूं, अभी मुझे म्यू अलग से दिया तो है नहीं, मैं इसी को म्यू एस ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 0.5 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू जी। मास मतलब 10, 10 इंटू 10 100, तो कितना हो जाएगा ये 100, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 50 न्यूटन। दिस इज दी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है भैया। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। इससे ज्यादा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, उसकी जो मैक्सिमम हिम्मत थी वो यही थी। तो इसका मतलब ये है आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ये हो गई भाई खुशी की बात। तो मैंने कहा भाई खुशी की लहर दौड़ गई है। अब हमें निकालनी है इस एक्सेलरेशन की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये ब्लॉक एक्सेलरेशन इधर दिखा रहा है, रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, तो इस पर लगेगा यहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक लगातार मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, हो गई 0.5। एन की वैल्यू कितनी है? एन इज इक्वल टू mg, यानी कि 10 इंटू 10 100, यानी कि कितना हो गया 50। कितना हो गया 50 न्यूटन। एफ के कितना हो गया 50 न्यूटन। सर ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही आ गया। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि हमने म्यू के और म्यू एस की दोनों वैल्यू बराबर ले ली है। म्यू के और म्यू एस की दोनों ही वैल्यू बराबर ले ली है। म्यू एस अलग होता है, म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। चलो ठीक है, तो ये आ गई 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन हो रहा है इधर, अप्लाइड फोर्स है इधर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है 100 न्यूटन, माइनस इस डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन,
और आपके मास को मिल रहा है एक्सेलरेशन ए का। तो ये हो गया 50 इज इक्वल्स टू मास कितना है, मास है 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था मुझे कि अगर यहाँ जीरो ऑप्शन फंस जाता, अगर यहाँ पर जीरो ऑप्शन फंस जाता तो आपको चेक करना पड़ता भाई, ठीक है। नहीं है तो आप यहीं से भी समझ सकते थे कि अगर जीरो ऑप्शन नहीं दिया है मतलब पक्की बात है कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को तो आप याद भी रख सकते हैं। आइए, व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। यहाँ पर आपको जो सरफेस का म्यू है वो दे दिया है म्यू के, कितना दिया है म्यू के। एक बात ध्यान से सुनो, इसका एक्सेलरेशन है ए इधर, और क्योंकि सेम स्ट्रिंग से दोनों जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी एक्सेलरेशन है कितना ए। बहुत बढ़िया, आपको पता है कि इस मास का नीचे लगेगा क्या भाई, एम बी इंटू जी, एम बी इंटू जी। इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे ऊपर की तरफ आएगा, वेट नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि यहाँ पर सरफेस है तो आपको पता है अगर यहाँ स्लाइडिंग होने लगी है, जो कि होने लगी है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आएगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग बोल दिया मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि एन की वैल्यू एम जी के बराबर है, बट ये हमेशा नहीं होती है, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा गया है टेंशन निकालो, क्या बोला है भाई, टेंशन निकालो, तो ये टेंशन हो जाएगी टी, और ये टेंशन हो जाएगी टी, ये हो जाएगी टी की डायरेक्शन और ये हो जाएगी टी की डायरेक्शन, ठीक। आपको टी की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको चाहिए पहले क्या, एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, माला मेथड याद है, माला मेथड, माला मेथड याद है, नहीं याद है सर, बिल्कुल नहीं याद है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। चलिए मुझे बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ लग रहा है एम बी जी नीचे की तरफ इस मास पर, और इस मास पर क्या लग रहा है, म्यू के उधर लग रहा है, नहीं बात समझ में। अरे भाई अगर इसको माला की तरह उतार कर मैं इधर रख देता हूँ, माला की तरह अगर मैं इसको उतार कर रख देता हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये रस्सी है, इससे एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है बी ब्लॉक, और एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है ए ब्लॉक, ठीक है ना। ए ब्लॉक पर लग रहा है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है ना, और इस पे लग रहा है क्या, एम बी जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप आंसर देखो, M1 M2 के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो मैं इसको M1 बोल दे रहा हूँ भाई, इसको M2 बोल दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं M2 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं M1 बोल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, M2G लिख देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर M1G कर देता हूँ। चलो माला मेथड अगर आपको याद होगी, माला मेथड, तो उसमें मुझे अपना सिस्टम बनाना होता है और उस पर नेट फोर्स देखना होता है कितना लग रहा है। ये मैंने अपना सिस्टम बना दिया, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है यार, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा कि किधर का फोर्स ज़्यादा है, एक्सेलरेशन से। मुझे पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा M2G माइनस म्यू के इंटू M1G। एन की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, M1G डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टेंशन। तो अब पूरी स्ट्रिंग पर टेंशन सेम है, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो M2G माइनस टी, M2G माइनस टी, M2G नीचे की तरफ लग रहा है माइनस टी इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए, ठीक है। आपको टेंशन चाहिए है तो टेंशन चाहिए नहीं है सर, टेंशन की वैल्यू चाहिए, M2G माइनस M2 इंटू ए, ठीक। आपने M2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, G माइनस ए। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको पुट करो और सिंप्लीफाई करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट करो और सिंप्लीफाई करो, तो टेंशन इज नथिंग बट M2 ब्रैकेट में G माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है, ध्यान से देखना है, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस M2G माइनस माइनस प्लस म्यू के इंटू M1 लिख लेता हूँ भाई, पता चला कुछ मिस हो गया तो पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा। M1 प्लस M2 सही किया है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, T इज इक्वल्स टू M2 ब्रैकेट में M1 प्लस M2 अगर LCM ले लिया जाए, M1 प्लस M2 अगर LCM ले लिया जाए, M1 प्लस M2 अगर LCM ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, M1G
m1g प्लस m2g प्लस m2g माइनस m2g है, कट जाएगा क्या, है ना, ये प्लस म्यू के इंटू m1g। सही लिखा है, हाँ सर सही लिखा है। ये गया और ये गया, ये गया और ये चला गया, कितना बचा, m1g प्लस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ठीक है, जगह 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 मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और अगली स्लाइड में करूँगा काम। आ जाओ, अगली स्लाइड में करूँगा मैं काम। चलो मिटा देता हूँ जो चीज़ें काम की नहीं है मेरे। आ जाओ, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया। ऐसे में क्या होता है ना, नोट्स भी परफेक्ट बन जाते हैं। अरे जा रे हट नट कट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गारी रे आज मीठी लगे। चलो अब यहाँ से चल रहे हैं हम इस साइड, यहाँ से चल रहे हैं हम इस साइड और t की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो t इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है, आइए m1g बच रहा है और m1g बच रहा है और म्यू के m1g बच रहा है। क्या बच रहा है, म्यू के m1g बच रहा है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, अच्छा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, इससे भी m1 बाहर निकाल लें क्या, ऊपर से m1g बाहर निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू m1 m2g ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। देखो भाई 1 प्लस म्यू के कहाँ है, 1 प्लस म्यू के 1 प्लस म्यू के इधर दिख रहा है, ऑप्शन बी m1 m2 बाहर, g बाहर, 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप इसको याद कर सकते हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। प्लीज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, फिर से आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसको फटाफट करेंगे। देखिए भाई इस मास पर लग रहा है नीचे m1g, ठीक है ना, यहां पर आपको दे दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के, स्लाइडिंग हो रही है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर लगेगा क्या, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। अच्छा एक चीज और, m1 m2 m3 किसके बराबर है, m के बराबर है ना, तो ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है ना, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बिक गई है। m1 m2 m3 फालतू लिख कर दिया है, तीनों के मास क्या है भाई, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगी, देखो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाऊं तो समझ जाना भाई, n की वैल्यू mg के बराबर होगी, यहाँ पर भी n की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होने वाली है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के ले लेना और इनटू n, ये लग गया इस पर क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ओके ओके ओके, माला मेथड उठाओगे यहाँ रखोगे तो अब आप खुद इमेजिन करना कि टोटल नेट फोर्स कितना आएगा। आपको एक्सेलरेशन चाहिए ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है m प्लस m, हाँ कि ना। अच्छा एफ नेट कितना हो जाएगा, इस साइड एक्सेलरेशन है, किस साइड एक्सेलरेशन होगा, इस साइड एक्सेलरेशन होगा, इस साइड एक्सेलरेशन होगा, इस साइड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m1g माइनस इस साइड लग रहा है म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू के इंटू एन। अच्छा एन की वैल्यू भी पुटी कर दो ना लगे हाथ, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये m1 क्यों लिखा हुआ है सर आपने, जब सारे मान बराबर है तो यहाँ m1 लिखने की क्या जरूरत है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमको, ये हो गया आई एम सॉरी फॉर दैट, ये नीचे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m g माइनस 2 म्यू के इंटू एन, वाओ, तो m g माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू के, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू mg ही आ गई, डिवाइड बाय m, ये m से ये m से ये m कट गया, कितना आया, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, g कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू के अपॉन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कैसे कुछ भी नहीं सर, ये 3 बच रहा है ये आ गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया ये एक्सेलरेशन, g/3 1 माइनस 2 म्यू के। अब यहाँ म्यू लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, g/3 1 माइनस 2 म्यू इज योर आंसर। चलो डब्बा बन गया तो डब्बा बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक पढ़ लिया, समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़े। चलिए कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का। फोर्स कितना लगा है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। वो पूछ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो पहले कितना है, ठीक है निकाल लेंगे। आपको पता है भाई इस ब्लॉक का मास होगा नीचे एक्ट करेगा, मतलब वेट नीचे एक्ट करेगा,
वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा कितना, mg, और ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। और ये लग रहा है 10 न्यूटन, है ना। अब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमें नहीं पता, हम पहले ये तो देख लें कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पर आप देखिए म्यू की 2 वैल्यू दी गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, म्यू की 2 वैल्यू दी गई है यहाँ पर। देखिए एक वैल्यू दी गई है 0.6, एक वैल्यू दी गई है 0.4। क्यों दी गई है, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ा गया है कि बताओ क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा। ब्लॉक मूव कब करेगा, ब्लॉक विल मूव कब, जब अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड जो है वो किससे बड़ा हो जाए, वो बड़ा हो जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हम सबको पता है, हाँ कि ना। तो चलो चेक कर लेते हैं कि पहले लग कितना रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है भैया सरफेस से। आओ चेक कर लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। अगर मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, अगर मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो मुझे म्यू के चाहिए कि म्यू एस चाहिए, म्यू एस चाहिए। क्या चाहिए, म्यू एस चाहिए इंटू एन चाहिए। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6 और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg के बराबर, यानी 2 इंटू 10 के बराबर 20 न्यूटन के बराबर। ये हो गया कितना आ गया, 12 न्यूटन। कितनी वैल्यू आ गई, 12 न्यूटन। तो आप ये देखो कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अगर हिम्मत लगाए तो कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, 12 न्यूटन का। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, ओके। लेकिन यहां पर लगा कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स। कितना लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर ब्लॉक मूव करेगा। आप बोलोगे सर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब है ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ब्लॉक किस पर होगा भाई, रेस्ट पर होगा, ये बात पक्की है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पूछा जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, आपने निकाल दिया 12 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा बताओ फ्रिक्शन फोर्स फिर कितना लग रहा होगा यहां अभी एट प्रेजेंट अगर मैंने यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बताओ यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर यहां पर फोर्स जो आप लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है उसकी वैल्यू, तो यहां पर कौन सा फोर्स आ जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पर लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 10 न्यूटन। आई मेरी बात समझ में। अच्छा अगर मान लो ये फोर्स 11 न्यूटन होता, अगर ये फोर्स 11 न्यूटन होता तो क्या ब्लॉक मूव करता, नहीं मूव करता। तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती 11 न्यूटन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे बदलता है अपनी वैल्यू, इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या एक्सेलरेशन आएगा कोई ब्लॉक का, नहीं, कोई ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं आने वाला, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। अब मान लो अगर इसमें आपको मैं दूसरा केस दे देता हूं, ये आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए मैंने यहां पर बोल दिया लो F इज इक्वल टू 30 न्यूटन है। अब निकाल कर बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप 30 न्यूटन लगाओगे, 30 आपने इधर लगाया, 12 पीछे से लग रहा है, तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो फिर आपको ये म्यू के कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा, म्यू के। पीछे की तरफ क्या लगने लगेगा, म्यू के इंटू एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन, और एक्सेलरेशन फिर आप निकाल लोगे किससे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए से। आई बात समझ में, चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन है स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, बिल्कुल नहीं, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। बात पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये एक लेवल और बन सकता था, ये क्वेश्चन एक लेवल और ऊपर अच्छा जा सकता था। आई होप आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे और इसका एक लेवल ऊपर नेक्स्ट देखा होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल, होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया है कितना, 0.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक इज, देखो ये जो ब्लॉक है इसका वेट एक्ट करेगा कहां, नीचे की तरफ mg। कहां एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको 10 न्यूटन दे दिया है, तो ये जो वॉल है ये क्या देगी भाई, नॉर्मल रिएक्शन देगी। ये जो वॉल है इसके अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन देने वाली है। ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक पूछा जा रहा है कितना होगा। अब यहाँ म्यू आपको बताया नहीं म्यू एस है कि म्यू के है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे।
लेकिन अगर यहां पर म्यू एस और म्यू के की दो अलग वैल्यू दी होती तो आपको चेक करना पड़ता कि क्या यह ब्लॉक नीचे जा रहा है या नहीं। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू निकालते, आप देखते कि ये जो mg की वैल्यू उससे ज्यादा तो नहीं है। आई मेरी बात समझ में। और फिर आप mg को काइनेटिक फ्रिक्शन से इक्वेट करते अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा होता तो। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और वो कैसे करोगे? सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्या कि एफ लिमिटिंग जो है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक रुका रहेगा। ठीक है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। मानते हो कि नहीं मानते? अब यहाँ म्यू एस म्यू के सब बराबर है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब क्योंकि हमको मास की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर इक्वालिटी ले लेते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ले लेते हैं तो हम मास की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हो गया mg। अच्छा, n की वैल्यू किसके बराबर है? n की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 10। m की वैल्यू आपको निकालना है, मास की निकालना है कि वेट की निकालना है? वेट की वैल्यू निकालना है, mg। तो यहाँ पर आ गया म्यू कितना? 0.2 इंटू 10, ये पॉइंट हटाया, 10 लिखा, कटा, तो mg की वैल्यू कितनी आ गई? 2 न्यूटन। कितनी आ गई? 2 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? देखो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, यहां से ऊपर की तरफ लगेगा क्या भैया? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो कितना होगा? म्यू इंटू ए। ये हमने लिमिटिंग क्यों लिया है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही वैल्यू क्या करेगी? इस वेट को हैंडल करेगी, बैलेंस करेगी। तो ये कितना हो गया? म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर है? 10 न्यूटन के बराबर। म्यू है 0.2, तो हमने रखा 0.2 इंटू 10, 10 से 10 कर गया, mg की वैल्यू 2 न्यूटन के बराबर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. अब देखो इसने बहुत सारी डिटेलिंग दे दी है। क्या बोला है? ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको 0.6 दे दिया है, किसके किसके बीच में? ब्लॉक एंड द सरफेस, ब्लॉक एंड द सरफेस, यानी कि यहाँ पर वैल्यू दे दी गई। ठीक है ना सर, इतना दूर क्यों लिख रहे हो? पास में लिख दो ना, ये भी आप सही बोल रहे हो। यहाँ लिख देता हूँ, म्यू एस की वैल्यू 0.6 आपको दे दी गई। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ट्रक का एक्सेलरेशन भी आपको दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अच्छा क्वेश्चन, आइए समझेंगे। देखिए यहां पर ब्लॉक जिस फ्रेम में रखा हुआ है, क्या वो फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है? हाँ सर। फिर से रिपीट करता हूं, ये ब्लॉक जिस फ्रेम में रखा हुआ है, क्या वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है? हाँ सर, बिल्कुल एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठ जाता हूं। ये मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठ गया, है ना? ओके। आपको पता है जैसे ही आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते हो तो आपको क्या होता है? आपको क्या होता है? एक सूडो फोर्स का अनुभव होता है। आपको नहीं, मतलब जिस पे आपको लगाना है उस पर, है ना? तो यहां पर आपने जैसे ही बोला कि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ रहा हूं, तो इस पर आपने लगा दिया एक सूडो फोर्स, किसके बराबर? इसका मास m और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 5 के बराबर। तो 5m का क्या लग गया? इस पर एक सूडो फोर्स लग गया। ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। तो मतलब जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस पर इस डायरेक्शन में क्या लग गया है? फोर्स लग गया है। चलिए, तो यहां पर रिलेटिव मोशन जैसे ही सेंस करेगा फ्रिक्शन, वो बोलेगा मैं रिलेटिव मोशन होने ही नहीं दूंगा, मैं रिलेटिव मोशन होने ही नहीं दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? यहां पर लग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? यहां पर लग जाऊंगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। चेक करें पहले, देखें तो कि ये भाग रहा है कि नहीं। पहले से कैसे काइनेटिक लगा देंगे भाई? चेक करते हैं कि ये जो 5 इंटू एम का फोर्स इस पे लग रहा है, क्या वो उसको खिसका सकता है कि नहीं खिसका सकता? पहले ये तो चेक कर ले। अच्छा, हम ये चेक करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जो रोक पाए इस मास को चलने से, वो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो आप कैसे निकालोगे? म्यू एस इंटू एन से। अच्छा, म्यू एस की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 0.6। एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या ऐड करेगा? मास एम इंटू जी, यानी कि 10। चलिए, तो ये कितना हो गया? 10। ये कट गया, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 6 न्यूटन आ गया। हा। मतलब अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो 6 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर लग कितने का रहा है? मास की वैल्यू है 1, मास की वैल्यू है 1,
और यहां पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम हिम्मत, उसकी औकात कितनी है, 6 न्यूटन की है। तो भैया लगाया हुआ फोर्स F अप्लाइड जो है वो क्या हो गया, वो कम हो गया F लिमिटिंग से। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम हो गया तो फिर क्या करेगा, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ब्लॉक किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहने वाला है। आई मेरी बात समझ में, ये ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं करेगा, ट्रक के साथ चलता रहेगा, रेस्ट पर बैठा रहेगा। आई मेरी बात समझ में, हाँ कि ना। सर तो क्या इस पे सूडो फोर्स नहीं लगेगा, लगता रहेगा, बट वो इतना केपेबल नहीं होगा कि इस ब्लॉक को मूव करा पाए। ठीक है, ओके। तो पूछ क्या रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो फिर बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। बच्चे इसका आंसर पता है क्या दे देंगे, बच्चे इसका आंसर दे देंगे 6 न्यूटन, और वो हो जाएगा गलत। 6 न्यूटन आप इसका आंसर दोगे और वो हो जाएगा गलत। भैया यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का है। अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। आई मेरी बात समझ में, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो गया तो इस केस में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, जिसकी वैल्यू होज वैल्यू इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या होगा, 5 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सैटिस्फाइज, क्या कौन सा रिलेशन। आइए, ये कार्ट है, देखो कुछ नहीं बोला उसने ये बोला कि एक m मास का कार्ट है, छोटू m मास का, अल्फा एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। ठीक, अच्छा आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छी अच्छी जो महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, जैसे लंबोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, आपने देखा होगा यूट्यूब पर उसके बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, बाजू वाली सीट खाली है, उस बाजू वाली सीट पे उसने क्या किया, सीट पर ऊपर की तरफ फोन रख दिया अपना, और यहां से एक्सेलरेट कर दी कार, और फोन हाथ जैसे हटाया तो फोन क्या हुआ है, वॉल से चिपका हुआ है। फोन क्या है, वॉल से चिपका हुआ है। आप गाड़ी एक्सेलरेट कर चुके हो, गाड़ी आपकी आपने एक्सेलरेट कर दी तेजी से, क्योंकि लैम्बोर्गिनी फरारी क्या है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में 100 पर पहुंच जाती है ना। जैसे ही आपने पैर रखा एक्सेलरेटर पर, ये जो फोन आपने सीट पर चिपकाया था उससे हाथ हटा दिया, तो पता चला फोन चिपका हुआ है भाई, सीट से नीचे ही नहीं गिर रहा है। तो वही केस यहां पर भी हो रहा है कि आप इसको इतनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हो कि ये जो मास है इस वॉल से चिपका हुआ है। देखो देखो, एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। अच्छा पहले ये बताओ, इस ब्लॉक पर लग क्या क्या रहा है, इस ब्लॉक पर लग क्या क्या रहा है। इस ब्लॉक पर लग रहा है नीचे की तरफ mg, इस ब्लॉक पर लग रहा है नीचे की तरफ mg। ठीक है, और इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है क्या, म्यू दे दिया है। फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है भाई, म्यू दिया है। ठीक है, तो इसको गिरने से कौन रोकेगा भाई, ये फ्रिक्शन रोकेगा। कौन रोकेगा, ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रोकेगी। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि सुनो ना, इस मास पर इस सरफेस के कारण एक तो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और इसका एक वेट एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ आप जब देखो, आप इस फ्रेम पर आकर बैठोगे, किस फ्रेम पर, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम पर जब आकर बैठोगे, यहां आकर मैं बैठ गया, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब मैं आकर बैठ गया, मुझे पता है कि भाई एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठकर एक सूडो फोर्स का मुझे क्या पड़ता है, जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला भाई इस पर क्या लगेगी, एक सूडो फोर्स लगेगी, और वो कितनी होगी, मास इंटू अल्फा। कितनी होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बात समझ में आ गई। ब्लॉक पर यही सारी चीजें लग रही हैं, हाँ सर ये लग रही है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो ये सरफेस लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। चलो वेरी गुड। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो एफ लिमिटिंग है उसको बड़ा होना पड़ेगा किससे, mg से, या बराबर होना पड़ेगा बस, तभी वो क्या कर पाएगा, इस ब्लॉक को फॉल होने से बचा पाएगा। ये क्या है, यही कंसेप्ट है, यही यहां पर लगना है, बस और कुछ भी नहीं लगना। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी। म्यू n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू m इंटू अल्फा के बराबर है, m इंटू अल्फा के बराबर है, शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। m से m कटा, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आ जाएगी, g बाय म्यू।
जी बाय म्यू, ये आपका आंसर हो गया, जी बाय म्यू। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर मास है, यहाँ जी है, क्या इसकी यूनिट कभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है? देखो अल्फा की यूनिट क्या आनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आनी चाहिए क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। यहाँ जी है, यहाँ एम है, ये तो न्यूटन हो गया, और नीचे कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अरे डायमेंशन से चेक कर रहा हूँ मैं, यूनिट से चेक कर रहा हूँ। यहाँ यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ क्या आ रही है, न्यूटन आ रही है, हो ही नहीं सकता। इस ऑप्शन को देखो, इधर आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो सही है ना। ऊपर वाला देखते हैं, ये वाला देखो, अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ रहा है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, केजी आ गया। लो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन देखो, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, और ये है क्या, ये तो लेस देन कर दिया ना। अब यहाँ यूनिट मैच कर जाएगी लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, यूनिट मैच कर जाएगी लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो लो भाई ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओहो एक चेन वाला क्वेश्चन भी आ गया है, आइए भाई चेन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज 0.5, सीधे सीधे उसने बोल दिया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टेबल एंड चेन इज 0.25, देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द लेंथ। अच्छा वो बोल रहा है कि कितना पार्ट इस चेन का हैंग कर सकता है, आप ये बताइए कितना पार्ट इस चेन का हैंग कर सकता है, वो भी परसेंटेज में, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल लेंथ ऑफ चेन है L, L इज दी टोटल लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन L है, ठीक है ना। लटका हुआ पार्ट मैंने मान लिया X है, लटका हुआ पार्ट मैंने मान लिया X है, तो फिर ये वाला पार्ट जो टेबल पर रखा हुआ है वो कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात ढापी, समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। L माइनस एक्स हो जाएगा बाकी की चेन की लेंथ, ठीक है। अच्छा पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ी सी चेन लटकाओगे, देखोगे लटक गई, और थोड़ी सी लटकाओगे लटक गई, और थोड़ी सी लटकाओगे लटक गई, थोड़ी सी और लटकाई और देखा कि जर्र करके पूरी चेन नीचे की तरफ जाकर गिर गई है। तो कोई एक कंडीशन होगी, मतलब इस चेन की कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी, ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर चेन की कोई लेंथ होगी जो इतने वेट को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। आई मेरी बात समझ में? लेकिन इतने वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही तो चाहिए। यहां पर फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ भी कोई फोर्स ही होगा जो इसको बैलेंस करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, मतलब यहां पर सरफेस पे लगेगा, इस पूरे सरफेस का ये जो चेन लटकी ये रखी हुई ना टेबल पे, इसके कारण लगेगा यहाँ पर क्या, एक फ्रिक्शन फोर्स। वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करेगा भैया, इसके वेट को बैलेंस करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा m/g। बात समझ में आई, हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि F लिमिटिंग वो होगा जो बराबर होगा किसके, इस mg वेट के, है ना। ये वो कंडीशन होगी, लिमिटिंग कंडीशन भैया। इतना हो गया बराबर, जब हो जाएगा तब वो चेन लटक जाएगी वहां पर। ओके सर ठीक है, बात समझ में आई। हाँ लेकिन इतनी चेन का मास क्या है, अब कहानी यहां फंसती है। इतनी चेन का मास क्या है, कहानी यहां फंसती है। मुझे पता है टोटल L लेंथ का मास है कैपिटल M, है ना। यहां पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। चलो तो हम मान लेते हैं टोटल L लेंथ का मास है कैपिटल M। तो मुझे बताओ एक यूनिट का मास कितना होगा, क्या वो m/l होगा? मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l होगा। तो अगर चेन की लेंथ x हो गई है तो आप क्या करोगे, कितना मास बोलोगे, m/l इंटू एक्स। नहीं, अरे समझे कि नहीं समझे? 1 मीटर, मान लो 1 मीटर जो हमारी चेन है उसका मास है कितना, m/l इंटू 1। समझ लेना, ध्यान से सुनना। तो x मीटर की अगर लेंथ हो जाएगी तो हमारी चेन का मास कितना होगा, m/l इंटू एक्स। अब यहाँ x की वैल्यू बदलते रहो, अगर मान लो x की वैल्यू 1 मीटर है तो m/l हो जाएगा, 2 मीटर है तो 2m/l हो जाएगा, 3 मीटर है तो 3m/l हो जाएगा। आप ऐसे करके मास निकाल सकते हो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा तो इतनी चेन का मास कितना होगा, मुझे बताओ। इतनी चेन का मास होगा सर m/l इंटू l माइनस एक्स। ये इतनी चेन का मास है। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, ओके।
यहाँ कुछ नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट है सर, क्यों? क्योंकि हमको एफ लिमिटिंग में म्यू के साथ एन की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल कंसेप्ट है। ऊपर की तरफ लग रहा है एन और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है ये देखो इतना मास m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ये आ गई आपके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। तो चलो भाई, जब सब कुछ आ गया है आपके पास तो रुके क्यों हो? तो मैं ये बोल रहा हूँ म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है? कैपिटल m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये इतने लटकी हुई चेन के वेट को बैलेंस कर रहा है। यहाँ स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल m/l इंटू एक्स इंटू जी। समझे कि नहीं समझे? ये g से ये g कट जाएगा, m/l से ये m/l कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल यही आ जाएगा। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना है। अच्छा, तो हम यार x/l निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक साइड करके, तो ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, है ना? तो म्यू एल इज इक्वल्स टू म्यू एक्स प्लस एक्स, म्यू एक्स प्लस एक्स। यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1 प्लस म्यू, और यहाँ क्या बचेगा? म्यू इंटू एल। तो x/l किसके बराबर हो जाएगा? म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू के बराबर, यानी कि x/l की वैल्यू आ गई कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसको आपको याद रखना ही रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसलिए कराया गया है। अगली बार से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप इसी से सॉल्व करेंगे, इसी से सॉल्व करेंगे, जिसमें म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? देखो म्यू की वैल्यू आपको 0.25 दी गई है। सीधे पुट करो 1 प्लस 0.25, ठीक है ना? यही किसके बराबर होगा? x/l के बराबर होगा। परसेंटेज यही पूछा ना, फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन लटक रहा है परसेंटेज में बता दो। तो 0.25 अपॉन 1.25 अपॉन 1.25, ये हटाया 25 अपॉन 125, 25 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू x/l, यानी कि 1/5 इज इक्वल्स टू x/l, यानी कि 1/5 इंटू 100 कर दोगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। परसेंटेज कितना लटक रहा है? ये आ गया 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इस तरीके से आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो बहुत आसान होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपको नहीं बनेगा। जो थोड़ी सी बात हमको करनी चाहिए वो करनी चाहिए किसकी? ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की जिस पर फ्रिक्शन हो। क्या हो? जिस पे फ्रिक्शन हो। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज की बात हम तभी करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले समझेंगे। देखो, अगर मैं आपको क्या दे दूं, एक कोई सरफेस दे दूं, क्या दे दूं? एक सरफेस दे दूं। ये क्या है? हमारा ब्लॉक है मास m का, ठीक? इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये क्या है? इट इज अबाउट टू मूव। इस पर कोई फोर्स लग रहा है या इट इज अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक? ओके, क्या होगा? क्या होने वाला है? जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब यहां पर लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, मानते हैं। अच्छा, और लग रहा होगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहा हूं। इनका रिजल्टेंट निकलेगा एक, क्या निकलेगा? इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, इसका और इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा, ये जो कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि f लिमिटिंग अपॉन n, f लिमिटिंग अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एस इंटू n अपॉन n। n से ये n कट जाएगा, तो आप देख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है ना? या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि tan इनवर्स म्यू एस इज इक्वल टू थीटा। ये रिलेशन आपको ऑलरेडी याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आज आपने देख लिया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। जरा इंक्लाइंड प्लेन बनाए यार, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाए। अरे तो पलटना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा। चलो इंक्लाइंड प्लेन बनाए। ये है इंक्लाइंड प्लेन। अरे यार फिर उल्टा बन गया यार। हाँ ठीक है, ये सही है, थोड़ा लंबा कर देते हैं। चलिए, अब इस पर मैं रख देता हूँ अपना एक मास। देखिएगा, समझिएगा, यह है एक मास m, ठीक? यह है एंगल थीटा। देखो,
आपको पता है कि जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाता जाऊंगा, एक टाइम आएगा जब ये मास नीचे की तरफ जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अबाउट टू मूव, स्लाइड करना स्टार्ट ही कर देगा। वो जो एंगल होगा इस प्लेन का, इंक्लिनेशन का, अरे वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, थीटा की वो वैल्यू, सॉरी थीटा मैंने वहां पर ले लिया है तो मैं बोल देता हूं यहां पर बीटा ले लेता हूं। तो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वो वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वो वैल्यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू? जिस पर आपका मोशन जस्ट स्टार्ट हो, मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो जाए, मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हो। आई मेरी बात समझ में? तो मैं इसको वो एंगल बोल रहा हूं, बीटा की वो वैल्यू, समझना मेरी बात, बीटा की वो वैल्यू जिस पर ये ब्लॉक जो है वो क्या करने लग जाए? जस्ट अबाउट टू मूव हो जाए, हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। पक्का 100%? हाँ सर 100%। तो इस केस में भी क्या होता है, जो tan अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू एस के बराबर होता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए, तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और काम की बातें करते हैं। अब देखिए, find the frictional force and acceleration of the block along the incline if theta is less than alpha, theta is equals to alpha and theta is greater than alpha। अच्छा, यहाँ पर तीनों केस में आपको एक बार में दिखाने की कोशिश करूंगा। अरे यार ये उल्टा क्यों बन जाता है, ये उल्टा क्यों बन जाते हो बेचचुम उल्टा क्यों बन जाते हो, उल्टा क्यों बन जाते हो? इसकी कॉपी होगी क्या? नहीं होगा क्या? नहीं हो रहा। चलिए तो वापस इसको, फिर ये उल्टा बन गया, मुझे इसको सीखना पड़ेगा क्या कि ये सीधा कैसे बने। तीन केस है, तीनों केसेस हम यहाँ पर बना लेते हैं। नहीं मानेगा ये, मतलब मुझे परेशान करके ही रहेगा। ये पलट जाओ बेटा, पलट गए। ठीक है, चलिए पहला केस, इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, ये थीटा है और हम पहला केस ले रहे हैं अपना क्या? थीटा इज लेस देन अल्फा। अल्फा वो एंगल होता है जिस पे आपका मास क्या कर देता है? स्लाइड करना, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो जाता है, वो आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है। यहाँ मैंने बोल दिया कि थीटा लेस देन अल्फा है, तो इसका मतलब ये हुआ ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक एट रेस्ट होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। दूसरी बात, इसका एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अरे भाई जब ब्लॉक मूव ही नहीं करने वाला तो हम फालतू की बातें क्यों करेंगे? हमको कुछ करना ही नहीं, हमको पता है भाई यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? mg cos थीटा होगा। ये सारी चीज़ें हमें पता है यार, हम बात कर करके थक गए अब इस बारे में। ये है mg sin थीटा और यहाँ पर क्या लगेगा? पीछे की तरफ क्या लगने वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन। पीछे की तरफ क्या लगने वाला है? यहाँ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होगी? mg sin थीटा के बराबर होने वाली है। चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या बोलेंगे कि ये मास है, ये मास m है और सेकेंड केस में हम ये बोल रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये है जो ब्लॉक है ना, ये जस्ट अबाउट टू मूव है, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव लिख देता हूं, अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव। ये ब्लॉक क्या है? अबाउट टू मूव है। मतलब कि तुम सबका मुझ पे भी ज़्यादा हक है। अरे क्या कर रहे हो सर, इतना गंदा गाना गा रहे हो। mg cos थीटा इधर आ जाएगा, हमेशा की तरह mg sin थीटा इधर आ जाएगा। लेकिन अब बात क्या हो गई? अब बात थोड़ी सी निराली हो जाएगी और वो ये हो जाएगी कि जो ब्लॉक है इट इज जस्ट अबाउट टू, मतलब आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा के इतना कर दिया है कि वो किसके बराबर हो गया है? जस्ट अल्फा के बराबर हो गया है। तो ये जो ब्लॉक है जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है। ठीक है ना? मतलब ये कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है? अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया होगा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा होगा कि ये मूव ना करे, लेकिन अब ये जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया होगा और वो वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो कितनी होगी? म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। यहां पर आप एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हो? देखो एक्सेलरेशन यहां भी 0 है, एक्सेलरेशन यहां भी 0 है,
लेकिन यहां पर जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यहां पर एक कोई मोशन नहीं है, यहां ब्लॉक एट रेस्ट है भाई, यहां पर ब्लॉक मूव करेगा बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया है ब्लॉक पर, जीरो हो गया। यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया ब्लॉक पर, जीरो हो गया। सर नेट फोर्स तो यहां भी जीरो है, अरे है, लेकिन यहां पर ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर ब्लॉक मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्लियर बात है, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब तीसरा केस उठा लेते हैं, तीसरा केस उठा लेते हैं। तीसरा केस क्या बोलता है, क्या बोलता बंटाए, ये मास है, फिर वही बात, वही सारी चीजें पुरानी, ये एम जी नीचे, एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, यहाँ पर थीटा है। और तीसरा केस क्या बन रहा है, पहले ये तो लिखो, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब थीटा ग्रेटर देन अल्फा हो गया, मतलब अब तो आप नहीं रोक सकते, ये मास अब मूव करेगा ही करेगा, ये मास मूव करेगा ही करेगा। सर ऐसा होता क्यों है, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं इस बारे में। एम जी साइन थीटा, यार खुद सोचो, अगर थीटा बड़ा करोगे तो साइन थीटा बड़ा होगा, ठीक है ना, और कॉस थीटा छोटा होगा, है ना। जितना आप थीटा बढ़ाते जाओगे कॉस थीटा कम होता जाएगा, कॉस थीटा कम होगा, साइन थीटा बढ़ेगा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। खत्म बात, लॉजिक। जितना थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कम होने लग जाएगा, तो ये वाला फोर्स कम होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। बात खत्म, इतनी बात करने की जरूरत क्यों है हमको इस बारे में। चलो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपके इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। अब इस ब्लॉक पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। अच्छा, क्या इस पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ सर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी कि म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आप यहां से अब निकाल सकते हो कि ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, बहुत आसान है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे आपको सॉल्व करना है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, म्यू के एम जी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। आई बात समझ में। अच्छा सा, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो, एम जी आप कॉमन ले सकते हो, एम जी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा एम तो काट ही दो, एम 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 चला गया, मुझे दिख रहा है यहाँ से ही फॉर्मूला आता हुआ, ए इज इक्वल्स टू जी, आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए। ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। बात खत्म, पैसा हजम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात अलग की गई है, आओ जरा सोचते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। मतलब के तुम सब गा मुझ पे, मुझसे भी ज्यादा, हाँ क्या बोल रहा है, ब्लॉक मास कैपिटल एम जी, कैपिटल एम का मास है भाई, ठीक है, प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन मतलब यहाँ म्यू की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अब फोर्स एफ इज अप्लाइड, एक फोर्स लगाया गया है, एफ इज अप्लाइड इस तरीके से पैरेलल टू द इंक्लाइंड एज शोन इन द फिगर, बना दिया मैंने, सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ एफ इज, इट जस्ट स्टार्ट्स बोला है, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ एफ इज, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन अभी जीरो लेना है। जस्ट स्टार्ट्स बोले तो एक्सेलरेशन क्या ले लो आप, जीरो ले लो, एफ नेट क्या कर लो, जीरो कर लो। जस्ट स्टार्ट बोले तो जस्ट स्टार्ट्स, जस्ट स्टार्ट्स का मतलब है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या एक्ट करेगा यार यहाँ पे। सबसे पहले तो आप बना दो नीचे की तरफ एम जी एक्ट करेगा, उसका एक कंपोनेंट आएगा ये, अगर यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन को कैसे भूल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन बनाओ एन, और ये जो ब्लॉक है इसे ऊपर मूव करना स्टार्ट करना है,
ऊपर मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, और इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के, एन के बराबर होगा। एन किसके बराबर है? एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो आपको एफ नेट जीरो करना है, तो आप यार ज्यादा यहाँ पर ज्यादा टाइम लोगे क्या? आप बोलोगे एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एम 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 यहाँ छोटा कैसे कर दिया? यहाँ पर एम छोटा कैसे कर दिया? ये एम बड़ा ही होगा, ये एम बड़ा ही होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ऑप्शन जरा चेक करें। हमसे एफ निकालने को बोल रहा है। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। सही तो है ना? द वैल्यू ऑफ एफ इज, यहाँ पे प्लस तो कहीं भी नहीं लगा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन तो मुझे सेम लग रहे हैं यार। देखो दोनों ऑप्शन सेम नहीं लग रहा है आपको, यहाँ पे एक प्लस वाला होना चाहिए ना। तो एफ इज इक्वल्स टू कुछ कॉमन निकलेगा, कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये होना चाहिए ना। अरे एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। देखो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से प्लस होगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नहीं, अरे भाई सही तो किया है। ऊपर की तरफ एफ फोर्स अप्लाइड फोर्स है, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा और म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा। तो आप बोल सकते हो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है। दोनों एम बराबर होंगे, देखो कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम होगा, जी जी। आप कॉमन भी ले सकते हो, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो। तो आंसर आ गया आपका कितना? एफ की वो वैल्यू आ गई है जिससे मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, चलो ब्लॉक बना दूं पहले तो फटाफट, सटासट खटाखट, है ना। वैसे तो इसमें बहुत सारे केसेस है, लेकिन हम एक ही केस समझेंगे। एक ही केस मतलब एक ही केस से अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे, हम क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे, हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बात समझिएगा। यह है एक मास m2 और यह है मास m1, ठीक। और किसी भी एक मास पर आप क्या लगा दो? फोर्स लगा दो। चलो मैं इस मास पर क्या लगा देता हूं? फोर्स लगा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें करना क्या होगा? कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना होगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये वाला सरफेस क्या है? स्मूथ है। ये वाला सरफेस क्या है? स्मूथ है, ठीक। अब इस वाले ब्लॉक पर आपने फोर्स लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन निकालना तो आपको आता होगा, है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वाले ब्लॉक पर आपने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ये वाला ब्लॉक आगे चलने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो उसको आगे बढ़ाकर कौन ले जाएगा? ये फोर्स बढ़ाकर ले जाएगा, ठीक है। इस वाले ब्लॉक के बारे में क्या बोलोगे? इस वाले ब्लॉक को कौन आगे बढ़ाकर ले जा सकता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या करने वाले हैं हम। जैसे ही इस ब्लॉक पर एफ फोर्स लगेगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ जाने लग जाएगा, नीचे सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना। ये जाने लग जाएगा तो ये इस ब्लॉक को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, ये इस ब्लॉक को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, ठीक है। चलिए तो एक ऊपर वाला ब्लॉक, अरे एक ऊपर वाला ब्लॉक बना रहा हूं मैं और एक नीचे वाला ब्लॉक बना रहा हूं, अलग अलग, ठीक है ना। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पर तो आपने एक एफ फोर्स लगा दिया। इसको चलाने के लिए, इस ब्लॉक को चलाने के लिए ये एफ फोर्स तो है, लेकिन ऊपर ब्लॉक को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ध्यान से सुनना। आप जैसे इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हो, ये ब्लॉक बोलता है कि तू भी आगे चल, तो इस पर क्या लगा देता है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है। वो क्या लगा देता है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है, ठीक। ओके, ये बोलता है कि भाई तू आगे कहाँ जा रहा है? ये बोलता है कि तू आगे कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर, तो ये इस पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा देता है फ्रिक्शन का, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए। अरे भाई इसने इस पर लगा दिया, इसने इस पर लगा दिया, ये इसको आगे नहीं जाने देना चाहता और ये इसको बोल रहा है कि तू मेरे साथ आगे चल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉक तो अकेला है। ये ब्लॉक क्या है भाई? अकेला है। अकेला क्या है? ये अकेला ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या है भाई? अकेला है। अगर ये ब्लॉक अकेला है तो ये चलेगा कैसे? इसको चलाने के लिए रॉड कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको चलाने के लिए इस फ्रिक्शन फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको चलाए। ओके, ये इस मास को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? देखो मैं इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको चलाने के लिए एफ फोर्स बैठा हुआ है। ये चीजें आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए ये एफ फोर्स प्रेजेंट है, बट इस ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन फोर्स। इस मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है?
इस मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जब इस पर मैक्सिमम फोर्स लगे, और वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, है ना। इस लिमिटिंग वैल्यू के कारण इस मास पर क्या आएगा भाई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप ये ए मैक्स पता कर लो। ए मैक्स कैसे पता करोगे, एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय m1। इससे आपको इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा कि यह ब्लॉक जो है वो सिर्फ इतने एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। मान लो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये नहीं चल सकता। क्यों, क्योंकि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स इससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा हो नहीं सकती 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा। तो ये ब्लॉक इसको बोलेगा कि सुनो, अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने की, तो तुमको भी मैक्सिमम उतने एक्सेलरेशन से चलना होगा। या तो तुम उतने एक्सेलरेशन से चल लो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा, ये ब्लॉक इससे बोल रहा है, या तुम उससे कम एक्सेलरेशन से चल दो तो भी मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। लेकिन अगर तुमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन बढ़ाया तो मैं छूट जाऊंगा, तुम आगे निकल जाओगे। अगर तुमको मेरा साथ बनाए रखना है तो तुमको उसी एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, या तो उतना या तो उससे कम, अगर साथ चलना है तो। और अगर अलग अलग जाना है तो फिर फोर्स की आप वो वैल्यू लगा दो जिसपे मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए भाई, खत्म। तो फिर मैं नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ। आई बात समझ में। तो इसमें हमको क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता कर लेना है, ठीक है ना। इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आप कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स। इससे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, f मैक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, f मैक्स की वैल्यू आ गई तो अब आप इस f को देखोगे, है ना। अगर ये f मैक्स से कम है, अगर ये f मैक्स से कम है तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, और अगर f की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू f मैक्स से ज्यादा हो गई, तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव डिफरेंटली, है ना, विल नॉट मूव टुगेदर, बस सिंपल बात है। यही करना है हमको फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में, है ना। देखिए बहुत टाइप के फ्रिक्शन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट हमने कोशिश की है जितना वेरिएशन हमसे कवर हो जाए वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जितना हमसे हो सक रहा है हम वो कर रहे हैं। आई होप आपको इतने में काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे और उसके साथ हम खत्म करेंगे अपने इस फ्रिक्शन के क्वेश्चन को। आइए, एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ f इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। f की वैल्यू 15 न्यूटन आपको दे दी गई है। अब पहले ये बात बताओ मुझे, 15 न्यूटन दे दी गई है, मुझे क्या पता कि 15 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये साथ में चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये सरफेस क्या है भाई, स्मूथ है, यहाँ पर कुछ भी फ्रिक्शन की वैल्यू आपको नहीं दी गई है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो दी गई है वो 5 kg और 10 kg के ब्लॉक में दी गई है। फिर वही बात, सबसे पहला आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो अकेला है। क्या है, कौन सा ब्लॉक इन दोनों में से ऐसा है जो अकेला है। आप मुझे बताओ, क्या 5 kg का ब्लॉक अकेला है? नहीं, 5 kg का ब्लॉक अकेला नहीं है। यहां पर कौन है अकेला? 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊं तो देखिए जरा, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 5 kg के ब्लॉक को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? 15 न्यूटन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना। अच्छा, ऐसे पिछले वाला आप देखोगे पार्ट, तो उसमें आप बड़े वाले ब्लॉक को देखोगे, उस पर F लगा हुआ है और पीछे की तरफ क्या लग गया है? फ्रिक्शन फोर्स लग गया है। तो इसके कारण इसमें नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको चला रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू। सेम यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो ब्लॉक है इस पर तो 15 न्यूटन का फोर्स लग गया है। कितने केजी का है? ये 5 kg का है और ये 10 kg का है, ठीक है ना। इसको इस ब्लॉक को जैसे ही 15 न्यूटन से आगे ले जाना चाहेगा, ये ब्लॉक इसको बोलेगा चल भाई तू मेरे साथ आगे चल, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये बोलेगा कि भाई तू आगे क्यों जा रहा है, तू पीछे रहा, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, है ना। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो खाली ब्लॉक है, अकेला ब्लॉक है, ये कैसा ब्लॉक है भाई? अकेला। इसको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? ये फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे बताओ कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको मैक्सिमम फोर्स की बात करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है,
इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दिख रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए, इस पर ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N और नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट mg। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा? F लिमिटिंग। बात है F लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो अकेले ब्लॉक को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से लेकर जा सकती है। तो वो हो जाएगी म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg के बराबर है। देखिए म्यू की वैल्यू, यार म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.4 कर लीजिए आप, ठीक है, नहीं तो वो कट के 0 आ जाएगा, क्या मतलब निकलेगा? 0.4 कर लीजिए, 0.4, ठीक है ना। यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ गई 0.4, एन की वैल्यू आप mg के बराबर ले लो, m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10। तो यहाँ से आप देखिए क्या आ गई वैल्यू? 10, 10 कट के कितनी आ गई? 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 न्यूटन हो सकती है। यही वो 20 न्यूटन का फोर्स है, यही वो 20 न्यूटन का फोर्स है जो इस अकेले ब्लॉक को एक्सेलरेशन देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। यही वो लिमिटिंग फोर्स है जो इसको अकेले ब्लॉक को मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इस अकेले ब्लॉक का? वो होगा F लिमिटिंग अपॉन m। m की वैल्यू कितनी है? 10। समझ रहे हो कि नहीं? F लिमिटिंग की वैल्यू है 20 न्यूटन और ये कर दिया हमने 10, तो ये कट गया, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक है, अकेला ब्लॉक, ये मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन तक जा सकता है? ए मैक्स, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ब्लॉक इसको बोलेगा कि अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो तुमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। या तो उससे कम कर लो तो मैं साथ चल दूंगा, या उतना कर लो तो मैं साथ चल दूंगा। तो ये 5 kg का ब्लॉक इस फोर्स को बोलेगा भैया तुम इस हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट करो कि मेरे अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही आए, उससे ज्यादा ना आए। आई बात समझ में? हाँ ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जैसे ही आपको ए मैक्स मिल जाएगा, जैसे ही आपको ए मैक्स मिल जाएगा, आप फोर्स की वो वैल्यू पता कर लोगे जिस वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। आइए, तो अब मैं वो फोर्स निकालता हूं एफ मैक्स। अब मैं फोर्स निकालता हूं वो एफ मैक्स जिस वैल्यू पर, जिस फोर्स के लिए दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 10 प्लस 5 इंटू ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो 10 और 5 15 दूनी 30 न्यूटन। कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो अगर आपकी F की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फोर्स से कम है तो ब्लॉक्स साथ चलेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब भैया अगर वो साथ में मूव कर रहे हैं, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मतलब ये दोनों ब्लॉक इस फोर्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? साथ में चलेंगे। और अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? फिर सेम होना चाहिए। क्या उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? नहीं 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 नहीं, ये ए मैक्स की जो वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कब आपको दिखेगी? जब अप्लाइड फोर्स कितना हो? 30 न्यूटन हो, है ना। लेकिन अभी अप्लाइड फोर्स कितना है? 15 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जो होगा दोनों मिलकर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होगा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू ना, इस मैक्सिमम वैल्यू तक दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं, है ना। और उसके लिए फोर्स की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन है। लेकिन अभी लग कितनी रही है? अभी लग रही है 15 न्यूटन, मतलब ये 30 न्यूटन से कम है। मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम ही आएगा, ये पक्की बात है। आएगा कितना? यही तो वो पूछ रहा है कि 15 न्यूटन का फोर्स अगर उसने लगाया है तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक्स का। तो मैंने बोला भाई अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं 15 न्यूटन के साथ, तो क्यों ना मैं इसको एक ही सिस्टम मान लूं, इसको मैं एक ही सिस्टम मान लूं। तो मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं एफ नेट टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स कितना है? 15 न्यूटन का, और मास कितना है? 10 और 5 15, 10 और 5 15, कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ब्लॉक, आपके जो दोनों ब्लॉक हैं, जब इन पर 15 न्यूटन का आप फोर्स लगाओगे और इनके बीच का फ्रिक्शन होगा 0.4, तो ये दोनों ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब इस पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। यहाँ फोर्स लगा दे, यहाँ फोर्स लगा दे, कुछ भी हो सकता है ना। मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा लगा देगा तो अगर 30 की जगह 35 न्यूटन से लगा देता तो ये ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से आता, ये ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से आता। मतलब ये तो मैक्सिमम 2 से ही जा सकता है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। नीचे वाला ब्लॉक हो सकता है दूसरे से चला जाता, नहीं। अरे भाई अगर मान लो यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स होता, अच्छा उल्टा हो जाता, नीचे वाला ब्लॉक अकेला है तो वो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जा पाता, उससे ज्यादा तो नहीं जा पाता। हाँ हो सकता है 5 kg वाले ब्लॉक में कुछ ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाता, दोनों अलग अलग चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए भाई, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम का सार जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
और ये है आपका एक क्वेश्चन जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करना एक वन शॉट में यानी कि एक किल शॉट में जिसमें आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद इसमें क्या होना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, कारगर होना पड़ेगा, इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा खासा टॉपिक होता है फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि बस उठे और पढ़ लिया फ्रिक्शन को, ना 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 ना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए भाई, इसी के साथ होता है हमारा ये किल शॉट खत्म, ये क्रैश कोर्स खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, ये देखिए magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये वेब पेज खुलेगा, आप जाकर उतना ही खुश हो जाएंगे जितना ही बच्चा है। ठीक है, जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो यहाँ पर अरेंज करके आपको दे दिया गया है। मान लीजिए आप नीट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स का कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी का कंटेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका मन किया कि चलो क्रैश कोर्स का चल के देखते हैं। आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वॉच नाउ पर जाने से जो जो आपको पढ़ाया गया है क्रैश कोर्स में सब कुछ लाइन वाइज क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। अब आपका मन किया कि चलो भैया फिजिक्स देखते हैं, तो आप फिजिक्स में वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये लो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर मिल जाऊँगा। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।